प्रिय साथियों, हम लोगों ने इसके पहले अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है भाग 3, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न उत्तरों को ले रहे हैं। और इस अध्याय को मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ। आप मेरे पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इस भाग में कुछ प्रश्नों को लिए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रश्न लिया है बार निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी यहाँ हमको करना क्या है, हम लोगों को यहाँ कथन दिए हैं, इस कथन के माध्यम से हमको समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के साथ साथ उसको संतुलित भी करना है। यहाँ शब्दों में दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है और उस वाक्य को अपने को समीकरण के रूप में परिवर्तित करके और साथ में उसको संतुलित भी करना है। तो बहुत आसान है ये। देखिए, नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है, इसको लिखते हैं N2। हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, हाइड्रोजन मतलब H2, संयोग मतलब प्लस, संयोग करके मतलब क्रिया करके प्लस कर दिया, करके एरो अमोनिया गैस बनाती है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ आप देखोगे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। नाइट्रोजन 2 करने से हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ हम लगा देते हैं 3। इस तरह से अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो गई और सिंपल थी ये। उसके बाद आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसकी गंध सड़े अंडे के समान आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु का मतलब O2, वायु से मतलब है ऑक्सीजन से होता है। वायु में दहन होने पर, दहन मतलब जलना, और यहाँ से भी एक बात क्लियर होती है कि जब भी हम दहन की बात करते हैं तो दहन जब होता है तो अभिक्रिया हमेशा O2 के साथ होती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा O2, ये भी ध्यान रखना है। जब भी दहन की बात होगी तो हमेशा क्रिया O2 के साथ ही होती है। होने पर यानी प्लस करेंगे इसको, इनकी क्रिया होगी आपस में, तो बनता है जल का फार्मूला तो आपको पता होगा H2O एवं यानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन। इस तरह से हमने इसको रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा दिया। अब इसको हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है। इस साइड ऑक्सीजन देखोगे तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन है 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ है 2, तो अगर हम इसको 3/2 कर दें, इसको अगर हम 3/2 कर दें तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3 बचेगा। यानी इस साइड भी ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे और इस साइड भी ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3। ये बात को समझना। किस तरह से बोला मैंने, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ O2 था, अब मुझे इसको 3 करना है। 3 करना है, विषम संख्या है, तो विषम करने के लिए हमेशा 3 करना है तो 3/2, अगर 5 करना होता तो 5/2 करते। इस तरह से भी आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप इस तरह से करना है, समझ लेना उसको। उसके बाद अगला दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, कौन अभिक्रिया करके? बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके, यानी प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 अभिक्रिया करके एरो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एवं यानी प्लस बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। इसका अवक्षेप है तो अवक्षेप को नीचे के तीर के चिन्ह से आप दर्शा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस के साथ अभिक्रिया करके कौन? बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या क्या बनाता है? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 इसका अवक्षेप है तो ये नीचे का तीर का चिन्ह कर दिया। और एक बात आपको पता होगी
कि जब भी अवक्षेप बनता है तो वो सॉलिड होता है। यहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने की, पूछा नहीं इसलिए लिखते भी नहीं। इसको भी नहीं पूछा था लेकिन हमने इसको फिर भी दिखा दिया। अब संतुलित करना अभिक्रिया को, तो देखो यहाँ पे ये अभिक्रिया इसके पहले हो चुकी है। आप अगर पुराने वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। यहाँ पर SO4 जो है ये 3 है। SO4 पूरा कोष्टक जो है 3 है, तो यहाँ पर हम इसको SO4 को 3 लेते हैं। दोनों तरफ SO4 कितने हो गए? दोनों तरफ SO4 3 हो गए। अब SO4 3 करने से बेरियम यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। अब दोनों तरफ बेरियम भी 3 हो गए। बेरियम 3 होने के बाद हम यहाँ या तो अब क्या बचा है, एक तो एल्यूमिनियम बचा है, एक तो क्लोरीन बचा है। तो एल्यूमिनियम को देख लो, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 लगा देते हैं, तो दोनों तरफ एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। अब बचा है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनी 6 है। क्लोरीन कितना है? 3 दूनी 6। यहाँ पर भी देखेंगे क्लोरीन 2 तिया 6। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया। दोनों तरफ SO4 3 है। SO4 3 कैसे किया? यहाँ पर 3 लगा दिया तो SO4 3 हो गए। SO4 3 करने से बेरियम 3 हो गए थे, तो यहाँ 3 लगा दिया। उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया। और क्लोरीन 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 तिया 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये संतुलित कर दिया हमने इसको। अगला देखिए पोटेशियम। पोटेशियम एक परमाणु है, इसका संकेत होता है कि पोटेशियम धातु जल के साथ जल मतलब H2O, जल के साथ अभिक्रिया करके यानी प्लस कर देते हैं। क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एवं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन 2 परमाणु होती है, तो इसको H2 के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। और ये गैस है तो हम ऊपर का तीर का चिन्ह दिखा सकते हैं। अब इसको हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ पोटेशियम जो है वो 1 है। पोटेशियम दोनों तरफ 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 1 है। पोटेशियम 1 हो गया, ऑक्सीजन भी 1 हो गया। हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो इस साइड 2 है और इस साइड 3 है। अगर हम इसको आधा कर दें, H2 को अगर हम आधा कर दें तो ये 1 हो जाएगा। आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही समझेंगे इसको। आधा करेंगे तो क्या होगा? आधा करने से ये 1 H बचेगा। 2 H है, 2 का आधा कितना होता है? 1 H। और यहाँ पर 1 H है, तो ये 2 H है और यहाँ पर भी 2 H। इस तरह से अभिक्रिया संतुलित होगी। अब प्रश्न क्रमांक है अगला, प्रश्न क्रमांक है 13वां। इसको भी देख लेते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है प्रश्न कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी आपको वाक्य दिए हैं और इसके लिए हमको संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो सूत्र याद चाहिए हम लोगों को, और सूत्र याद करने के लिए या सूत्र बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के रखा है, धनायन और ऋणायन के आधार पर सूत्र बनाना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखना। आप उसको देखेंगे तो सूत्र बनाना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या करना है। बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट समान मोलर सांद्रता के, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट समान मोलर सांद्रता के, यानी सोडियम कार्बोनेट हमने पूरा 1 लिया है तो एक ही HCl लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 समान मोलर सांद्रता, यानी जितनी मोलर सांद्रता इसकी रहेगी उतनी ही मोलर सांद्रता इसकी भी लेना है। ठीक है, यानी अगर ये 1 मोलरता का विलयन है तो ये भी 1 मोलरता का विलयन होगा। इसको बोलते हैं मोलर सांद्रता। बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे मोलरता वगैरह क्या होती है। मोलरता, मोलरता विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियाँ होती हैं उसमें से ये विधियाँ है मोलरता, मोललता, फॉर्मलता भी होती है, नॉर्मलता है, ppm सांद्रता वगैरह, बहुत सारी विधियाँ हैं। 8-9 विधियाँ होती है, प्रतिशतता वगैरह पढ़ेंगे बड़ी क्लास में आप। तो सोडियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है? HCl। तो इनकी जब क्रिया होती है
अभिक्रिया करके तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एवं Na+ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये मोलरता की बात कर दी, यानी विलयन है एक प्रकार से, तो इसको एक्वास लिख देते हैं। ये भी एक्वास होगा, जलीय NaCl का विलयन भी एक्वास, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक्वास। सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, बात एक ही है, हाइड्रोजन को बाई भी कहते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया हुई। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, दोनों तरफ सोडियम जो है वो 2 हो गए। उसके बाद कार्बन को देखें या पूरा CO3 देख लो, तो CO3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी CO3 1 है। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, मतलब ये अभिक्रिया पहले से संतुलित। उसके बाद अगला दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये होता है एक्वस यानी जलीय विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये भी एक्वस से अभिक्रिया करके यानी प्लस कर देंगे एरो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, ये एक्वस होगा। एवं जल का फार्मूला H2O, ये लिक्विड होता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, ये होती है गैस। इस तरह से अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो देखो यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद कार्बन यहाँ देखेंगे 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 ही है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है देखो, इधर 2 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 2 यहाँ और 1 यहाँ 3 हो गए। और क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, मतलब ये अभिक्रिया भी पहले से संतुलित है। उसके बाद अगला है सी कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2 का अवक्षेप देता है और पोटेशियम सल्फेट बनाने के साथ आयोडीन गैस निकालता है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4। पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके यानी प्लस पोटेशियम आयोडाइड से यानी Ki के साथ अभिक्रिया करके यानी प्लस कर दिया एरो क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2 का अवक्षेप। अब अवक्षेप बोला है, इसका मतलब ये सॉलिड होगा, और अवक्षेप को हम नीचे के तीर के चिन्ह से भी दर्शाते हैं, तो फिलहाल हमने सॉलिड कर दिया। और पोटेशियम सल्फेट और Na+ कर दिया। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला है K2SO4 बनाने के साथ आयोडीन गैस बोला है तो I2G। जनरली आयोडीन जो होती है ये ठोस होती है, लेकिन जब आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है तो आयोडीन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ आयोडीन गैस बोला था तो हमने I2G ले ली। बाकी सारे विलयन एक्वस होंगे, तो ये यहाँ लिख देंगे AQ, यहाँ पर भी AQ, यहाँ पर भी लिख देंगे हम AQ। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। कॉपर को देख लेते हैं। यहाँ कॉपर 2 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से क्या हुआ, 2 लगाने से हमारे पास ये जो SO4 है, ये SO4 2 हो गया, SO4 2 हो गया, और यहाँ SO4 1 ही है, यहाँ 2 लगा देते हैं। ध्यान रखते जाओ क्या क्या संतुलित हो गया। SO4 यहाँ 2 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, तो SO4 हो गया, कॉपर हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन भी हमने कर दिया। अब कॉपर और SO4 के अलावा यहाँ पर है पोटेशियम यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 लगा देते हैं, तो पोटेशियम दोनों तरफ संतुलित हो गए 4। अब आयोडीन है, आयोडीन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लगा है और यहाँ 2 लगा है, तो आयोडीन भी संतुलित हो गए। इस तरह से रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस हो गई। अब एक प्रश्न और है, प्रश्न एक और लिया हमने, निम्न अभिक्रियाओं के लिए अज्ञात x एवं y ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको कुछ समीकरण दिए हुए हैं और उन समीकरणों में क्या किया है, x और y लिख के रखा है कहीं कहीं, तो वहाँ पे x क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है, उसको यानी वो अज्ञात है,
उसको हमको पता करना है। तो बहुत आसान है ये भी। निम्न अभिक्रियाओं के लिए अज्ञात x और y ज्ञात कीजिए। जैसे अभिक्रिया दी है, अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है, आपको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जहाँ जहाँ पे, जैसे यहाँ तो लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो x और y बताना है। अगले प्रश्न में यहाँ x लिखा है, मतलब x पूछा है तो x बताना है। ऐसे ही कहीं x मिलेगा, कहीं y मिलेगा, यानी एक्स वाई मिलेगा, तो अपने को बताना है कि वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में अगर देखें तो PbI2 ये इसका जो नाम है प्लम्बस आयोडाइड होता है, या लेड आयोडाइड इसको कह सकते हैं, लेड सेकंड आयोडाइड। ये जो है ये अवक्षेप होता है, ये अवक्षेप होता है और अवक्षेप सॉलिड होता है, तो यहाँ एक्स आएगा सॉलिड। समझना बात को, यहाँ एक्स मतलब वो सॉलिड होगा क्योंकि PbI2 का अवक्षेप बनता है यहाँ पे। और KNO3 बना है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब KNO3 ये होता है, यहाँ बाय लिखा है, ये एक्वास होता है जलीय, इसको हम कहेंगे AQ। तो यहाँ x का मान हो गया सॉलिड और y का मान हो गया एक्वास, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये लेड आयोडाइड है, या इसको प्लम्बस आयोडाइड भी कहते हैं, इसको लेड सेकंड आयोडाइड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। हाल फिलहाल आप कोई भी एक नाम याद रख लीजिए, जैसे लेड आयोडाइड याद रख लीजिए, चलेगा इतना भी। तो ये x क्या है, सॉलिड है, और y क्या है हमारा, एक्वास। अगला देखो, कॉपर ये सॉलिड है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये 2 है, एक्वास है। ये क्यूप्रिक नाइट्रेट है, ये एक्वास है। तो बोल रहा है कि x क्या होगा जो कि सॉलिड होगा। तो इस अभिक्रिया को अगर आप देखो दोनों तरफ, तो यहाँ Ag2 है, इधर का Ag नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 Ag होगा। बाकी कॉपर दोनों तरफ बराबर दिख रहा है और NO3 भी बराबर 2 है, तो यहाँ Ag की कमी दिख रही है और वो भी 2 Ag की कमी दिख रही है, इसलिए हमने लिख दिया x बराबर 2 Ag। इस तरह से होगा ये। अगला है ये वाली रिएक्शन जिसमें जिंक सॉलिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वास के साथ क्रिया कर रहा है, एरो ZnSO4, यहाँ x का वैल्यू पता करना है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस है, y का वैल्यू पता करना है। तो हाइड्रोजन तो गैस है तो हम y की जगह लिखेंगे G, और जिंक सल्फेट का जो विलेन होगा वो एक्वास होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे AQ, जलीय होगा, इसलिए हमने लिख दिया AQ। और एक और दिया है D, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें, इसका हम क्या करें कि जिससे हमको कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिले और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले। तो इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमको गर्म करना पड़ता है, इन्हें ऊष्मा देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो यहाँ x जो होगा वो होगा ऊष्मा, इसको आप लिख सकते हो हीट, इन्हें गर्म करते हैं, ठीक। या फिर आप ऐसा भी चिन्ह बना सकते हो, ये भी गर्म करने का चिन्ह है या हीट का चिन्ह है, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या तो ऊष्मा लिख दो या हीट लिख दो या ऐसा चिन्ह बना दो, वो x का वैल्यू होगा। तो इस तरह से इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए, इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझ लेना और समझने के बाद अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, जिससे कि आपको नोट्स बनाने के लिए आसानी हो सके और फ़ायदा आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।